गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ आपके सामने 5 कंटेंट्स लाए हैं जो आपके जीवन में परीक्षा की दृष्टि से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और जीवन के भी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीने का जो तरीका है वो भी मैं बताऊंगा और जो जो अंग्रेजों ने गलतियां की है हमारे भारतीय इतिहास में वो भी मैं बताऊंगा। पहला हमारा कंटेंट है तिथ्यांकन प्रणाली में भ्रामक समीक्षा को मानकर अंग्रेजों ने हमारे इतिहास में विकृतीकरण लाया। दूसरा है थेलस थ्योरम एक्सरसाइज 7 का 3 और 4 बताएंगे, 1 और 2 बता दिए थे। तीसरा है क्या पॉलीब्रोथन पाटलिपुत्र था, रिसर्च का विषय है। हम बार बार माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि विद्वानों का एक टीम बनाया जाए और टीम बनाकर फिर भारत का स्वर्णिम इतिहास लिखा जाए। और इसका यह संजोग बन रहा है कि अभी ही इसी समय में लिखा जाएगा, हिंदुओं का एक अमृत कथा लिखा जाएगा और ये कथा पूरे विश्व को शिक्षा देगा। फिर हम भारत विश्व गुरु बनेगा और विश्व के पटल पर ये अमृत समय जो चालू है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अमृत समय है, वास्तव में यह अमृत समय है, भारत का समय है, किसी का समय नहीं। क्योंकि यही जान रहा है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, हमेशा टेबल पर समझौता ही समाधान है। और ये शिक्षा हमारे महाभारत से मिला है और हम इसको रामायण और महाभारत में 2 एथिक्स है तो सारा जीवन जीने का शैली बताता है। तो इसी के साथ मैं अपना चालू करता हूं कि तृतीय है गोलमेज सम्मेलन 1931 और चतुर्थ है जीके का संविधान के अनुसूचियां में प्रथम से 4 तक अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है मैं बताऊंगा। तो पहला मैं चालू करता हूं जो तैयार किया हूं तिथ्यांकन प्रणाली में भ्रामक समीक्षा मानकर अंग्रेजों ने हमारे इतिहास का विकृतीकरण कर दिया, जो बिल्कुल गलत लगता है, देखने से गलत लगता है, पढ़ने से गलत लगता है। और बच्चों का जो लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा प्रणाली बनाया था, उन्होंने कहा था कि पिताजी मैं ऐसा शिक्षा प्रणाली बना दूंगा कि इंडिया का प्रत्येक हिंदू या तो क्रिश्चियन हो जाएगा या अपना धर्म भूल जाएगा। लेकिन न जाने क्यों हिंदू धर्म का जड़ इतनी मजबूत थी, उसकी सभ्यता संस्कृति इतनी मजबूत थी कि वो तो कर नहीं पाया और वो खुद कितना लोग हिंदू धर्म को अपना लिया। खैर क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने कहा था इसकी सभ्यता संस्कृति इतनी मजबूत है कि यहाँ के लोग झूठ बोलने की कसम खाकर सच बोलते हैं और हम लोग सच बोलने की कसम खाकर झूठ बोलते हैं। और इसी कारण है कि आज पूरा विश्व लड़ रहा है और इंडिया धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो चलिए हम जो तैयार किए हैं नोट्स उसको पढ़कर सुनाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल पुरातात्विक साक्ष्यों की प्राचीनता का आकलन करने के लिए कार्बन डेटिंग टेक्निक काफी उपयोग में किया गया है। डॉक्टर शाक्लिया आदि भारतीय पुरातात्विक को इस प्रणाली पर बड़ा विश्वास है। इस प्रणाली की खोज 1949 ईस्वी में शिकागो के विश्वविद्यालय के डॉक्टर विलफोर्ड एफ लिब्बी और उसके 2 सहयोगियों ने की थी। इसके आविष्कर्ता ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि यह प्रणाली अभी 1952 ईस्वी में प्रयोगात्मक अवस्था में है और इसमें सुधार की संभावना हो सकती है। सर मोर्टियर व्हीलर कृत आर्कियोलॉजी फ्रेम फॉर द अर्थ के हिंदी अनुवाद पृथ्वी के पुरातत्व पृष्ठ संख्या 4445 पर लिखा गया अनुवाद डॉक्टर हरियर त्रिवेदी की हैं। डॉक्टर रिचर्ड्स एंडोफोल्टन ने 1963 ईस्वी में रिवाइवल ऑफ जियोफिजिक्स जर्नल वॉल्यूम 1 के पृष्ठ 51 पर डॉक्टर लिब्बी के इस प्रकार प्रणाली से संबंधित विचारों का बड़ा ही त्रुटिपूर्ण बताया है। पुरातत्व संस्थान लंदन विश्वविद्यालय के सर मार्टिन व्हीलर के अनुसार भी इस प्रणाली का आधार पर निकाले गए निष्कर्ष असत्य हो सकते हैं। भारतीय विद्वान डॉक्टर किरण कुमार
कपियाल ने भी इस प्रणाली को दोषपूर्ण माना है। डॉक्टर रिचर्ड्स आदि के आक्षेप तो पुराने हो गए हैं, परंतु बाद के अनुसंधान से भी यह प्रणाली दोषयुक्त सिद्ध होती है। श्री शशांक भूषण राय ने डेट ऑफ महाभारत बेटिल के पृष्ठ 5 और 6 पर इस प्रणाली को भारतीय विशेषज्ञ बीपी अग्रवाल के परिमाण से लिखा है कि उत्खनन में प्राप्त एक द्रव्य की आयु जांच के लिए उसके 3 विभिन्न प्रयोगशालाओं में भेजा गया, जिसमें 9 अलग अलग परिणामों से 2737 ईस्वी पूर्व से 2058 ईस्वी पूर्व तक का समय निर्धारित किया गया। अर्थात कुल मिलाकर इस द्रव्य का काल का निर्धारण निष्कर्ष में 679 वर्ष का बड़ा अंतर आ गया। एक ही द्रव्य के काल में इतने बड़े अंतर को देखकर कार्बन का 14 तिथियांकन प्रणाली को कितना प्रमाणिक माना जा सकता है, यह विचारणीय विषय है। अगला एपिसोड में और भी श्री सत्यलियान एवं शुक्ला का प्रोफेसर लाल की बात करेंगे इसी पर, कार्बन डेटिंग पर वो सही है कि नहीं सही है। उसके बाद हम सेकंड आते हैं थेलेस थ्योरम का एक्सरसाइज 7 and 8। 7A का 3 and 4। 3 कहता है AD बटा DD is equal to 4 बटा 7 and AC is equal to 6.6। तो फाइंड A को फाइंड करने के लिए कहता है। तब अब AB को निकालने के लिए AD प्लस DD हो जाएगा, AD प्लस DD हो जाएगा 7 प्लस 4, इसलिए 11, इसलिए AD बराबर 4 और DD बराबर 7 और AC बराबर दिया गया है AD बटा DD बराबर AE बटा EC 4 बटा 7 बाई थेलेस थ्योरम। AE बराबर इतना हो जाएगा 6.6 इंटू 4 बटा 11 26.4 बाई 11 इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर आंसर आ जाता है। फिर DB फिर अगला देता है क्वेश्चन हमको AD बटा AB बराबर 8 बटा 15 है, EC बराबर 3.5, फाइंड A को फाइंड करने के लिए कहा था। तो DB बराबर 15 माइनस 8 इक्वल टू 7 हो गया। AD बटा DB बराबर AE बटा EC बाई थेलेस थ्योरम होगा। AE बराबर AD इंटू EC बराबर DB हो जाएगा 8 इंटू इतना बराबर 7, इसलिए गुना करेंगे 28 होगा, 7 को 28 4 सेंटीमीटर। बड़ा ही आराम तरीके से हम आशा ही विश्वास करते हैं कि ये बात जो मैंने समझाया हूं वो आपको भी समझ आ। ये प्योरली प्रोपोर्शनल थ्योरम है और थेलेस थ्योरम को प्रोपोर्शनली तरीके से बनाइएगा, बड़ा ही आराम इसी तरीके से बनेगा। अब है मेरा क्या पोलीब्रोथा ही पाटलिपुत्र था? तो जांच करने पर पाता है कि पोलीब्रोथा पाटलिपुत्र नहीं था। तो हम अगला इस पर जो नोट्स तैयार किए उस पर पढ़कर सुनाते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यूनानी साहित्य के अनुसार पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही था। इस पर भारतीय दृष्टिकोण का विचार किया जाना आवश्यक है, किंतु पहले यह जान लेना उचित होगा कि पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्र मानने की दृष्टि से मेघास्थनी तथा अन्य यूनानी लेखकों का विभिन्न रचनाओं में क्या क्या कहा गया है, तो हम पॉइंट्स वाइज बताएंगे। परंतु प्रशस्त शक्ति में बड़े चढ़े हैं, उनकी राजधानी पाटलिपुत्र ही है। यह बहुत बड़ा और धनी नगर है। इस नगर में के कारण अनेक लोग इस प्रदेश के निवासियों को पाटलिपुत्र कहते हैं। यह नदी गंगा के साथ साथ सारा भूभाग इसी नाम से पुकारा जाता है। दूसरा, वह सर्कुलस विष्णु अनेक नगरों का निर्माता था, उसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध पाटलिपुत्र था। तीसरा, जमुनस यानी यमुना नदी पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र में से होकर बहती हुई मेथोरा यानी मथुरा और कारुशोबोरा के मध्य में गंगा में मिलती है। परंतु एक पथ
चौथा कहता है परंतु एक तत्व भी है जो पालीपुत्रा से होकर भारत को जाता है। पांचवा कहता है परससी राज्य की सीमा सिंधु पुलिंद तक है। छठा कहता है पालीपुत्रा गंगा जमुना के संगम से 425 मील है और समुद्र में गंगा गिरने का स्थान 738 मील है। और सातवां कहता है पालीपुत्रा गंगा के इरेनोवश के संगम पर स्थित है। यूनानियों द्वारा कथित उक्त आधारों पर विचार करने के उपरांत इसमें किसी भी आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि पालीपुत्रा पाटलिपुत्र था, क्योंकि अब देते हैं क्योंकि यूनानियों द्वारा उल्लेखित पालीपुत्रा परससी राज्य की राजधानी बताया गया था, भारत वर्ष की या मगध राज्य की राजधानी नहीं। जहां तक पालीपुत्रा का आसपास के गंगा क्षेत्र में पालीपुत्रा कहलाने और वहां के निवासियों को अपने नाम के साथ पालीपुत्रा जोड़ने की बात है, पाटलिपुत्र के साथ मिलान करने पर दोनों ही बातें मेल नहीं खाती, क्योंकि वह सारा क्षेत्र मगध कहलाता था और सामान्यतः वहां कोई भी व्यक्ति अपने नाम के साथ देश का नाम के अनुसार मगधी नहीं लगाता था। दूसरा पॉइंट बना, यूनानियों को पालीपुत्रा नगर हरकुलस विष्णु का बसाया हुआ था, जबकि पाटलिपुत्र नगर सम्राट बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु द्वारा सैनिक दृष्टि से बसाया गया था। यह ठीक है कि कुछ स्थानों पर इस नगर का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बसाए जाने का उल्लेख भी मिलता है, लेकिन अधिकतर विद्वान इसे अजातशत्रु द्वारा ही बसाया गया मानते हैं। तीसरा पॉइंट, जमुना नदी के पालीपुत्रा से होकर बहती थी और उसके एक और मथुरा तथा दूसरी ओर कारुशोभरा था, किंतु पाटलिपुत्र के आसपास तो क्या मीलों दूर तक जमुना नदी का न तो कोई पहले से पता था और न ही अब है। अगले एपिसोड में हम इससे अभी 3 वो दिए हैं इसका कि पालीपुत्रा पाटलिपुत्र नहीं था। अभी 4 पॉइंट्स और बताएंगे और फिर बताएंगे पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी कभी नहीं थी, कभी नहीं रहा, ये भी बताएंगे। ये रिसर्च का विषय है। अब बार बार माननीय मोदी जी से मैं ये आग्रह करूंगा कि विद्वानों का एक टीम बनाकर फिर से भारत का इतिहास लिखने की कोशिश किया जाए। यह स्वर्णिम युग है और भारत का स्वर्णिम इतिहास लिखने का युग है। अब हम अगला जो पॉइंट है तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन हुआ क्यों, क्या कारण था गोलमेज सम्मेलन करने का। तो आंदोलन की तीव्रता को देखकर ब्रिटिश सरकार ने 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कराया था कि उग्रता क्यों हो रही थी, एक कारण थोड़ा बताना चाहेंगे कि लोग उग्र क्यों हो रहे थे, भारतीय लोग को इतनी पिपासा क्यों थी, इतनी प्यास कैसे आ गई, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और लोग स्वतंत्रता के भूखे बन गए थे, प्यासे बन गए थे और वो जान गए थे कि अंग्रेजों में दम नहीं है, वो मेरे दम पर प्रथम विश्व युद्ध लड़ा है और हमारे कर्म में जीत हासिल हुआ है। ये जो भी उस समय जो हमने सपोर्ट दिया उस समय तो सैलरी दिया, लेकिन अब सैलरी देना ये बंद कर दिया है, इसलिए हम क्यों ना अपना देश की आजादी में अपनी शक्ति को लगा दें। इसी कारण बार बार वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे अंग्रेज, इसलिए बार बार गोलमेज सम्मेलन कर रहे थे। अब हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ। गांधी इरविन समझौता के बाद जब लंदन में 7 सितंबर 1931 ईस्वी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया तो कांग्रेस की ओर से गांधी जी इस सम्मेलन में पहुंचे, किंतु वहां भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं जिन्ना आदि ने ब्रिटिश सरकार के इशारे पर स्वराज के स्थान पर अपनी अपनी जातियों के लिए सुविधाओं की मांग की। इससे गांधी जी को बहुत दुख पहुंचा और वे खाली हाथ लौट आए। एक तो डरा हुआ था अंग्रेज और उसने अपने में एक फूट डालने का काम किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और
मोहम्मद जिन्ना ने अपने अपने जातियों के उत्थान की बात कर दी और गांधी जी से दुखी हो गए। सबने अवज्ञा आंदोलन को पुनः प्रारंभ किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को लौटकर गांधी जी ने पुनः सबने अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया और यह आंदोलन 1934 तक चलता रहा। अप्रैल 1934 में जनता के कम होते हुए देखकर, उत्साह को देखकर यह आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो ये गोलमेज सम्मेलन के बारे में मैं बता दूं कि ये अंग्रेज विक्षिप्त हो चुके थे, सोच रहे थे कैसे राज करें इस पे। इसकी शक्ति, सभी भारतीयों ने अपनी शक्ति पहचान लिया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और ये अपने स्वतंत्रता के प्यासा बन गए थे, अंग्रेज से दब नहीं रहे थे। इसलिए बार बार उन्होंने गोलमेज सम्मेलन करके और उनको समझाने की कोशिश कर रहा था कैसे राज करें। तो नया सिद्धांत लगाया, फूट डालो और राज करो। तो अब हम अगले एपिसोड में बताएंगे। अब थोड़ा जीके की ओर बढ़ते हैं। संविधान की अनुसूचियां, प्रथम अनुसूची संघ एवं राज्यों का विवरण है। दूसरा अनुसूची में क्या वर्णन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का वेतन का वर्णन है। तृतीय अनुसूची में क्या? शपथ एवं प्रतिज्ञान है। और चतुर्थ अनुसूची में क्या? राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, कितना होना चाहिए। तो ये हम बता दिए 4 अनुसूची के बाद 12 में, अभी 12 अनुसूची में 8 अनुसूची और बताना है कि संविधान का अभी इतिहास चल रहा है, अनुसूची चल रहा है, उसका जो स्ट्रक्चर है पहले बता देंगे, फिर हर एक आर्टिकल के बारे में बताएंगे। उसका आर्टिकल 14 बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वल प्रोटेक्शन अप्लाइंग इक्विटी बिफोर द लॉ विदिन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, समानता का अधिकार के बारे में हम बताएंगे। और अभी इतना बड़ा बता करके फिर हम जीके की ओर आपको ले चलते हैं। तो हाउ टू ऑपरेट यकीन चलाने के लिए हम थोड़ा सा यूट्यूब चलाकर दिखाते हैं, और ये यूट्यूब देख लीजिए थोड़ा सा। बिल्कुल दिखा दें। अपना गया का प्रसिद्ध बिल्कुल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों का खेल बड़ा ही राममय पूरा दुनिया हो गया है। यहाँ ही नहीं, पूरा दुनिया राममय हो गया है। और इसको इसका लुत्फ उठाकर इसका हम भी थोड़ा छोटी सी प्यारी सी लम्हे से इससे बढ़ के इन्हीं के साथ मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करना चाहता हूँ। अब इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा, आपको जीवन में कुछ फायदा दिया, तो एक सब्सक्राइब और लाइक बनता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।